Hi everyone, I'm here before you all with a new video of English literature in which we are discussing the practice set, important MCQs related to TGT, PGT, NTA, UGC NET, LT grade, DSSB, KVS, NVS and all other state level इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम्स क्वेश्चंस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा आप सभी का। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है चैनल पे, वीडियो सेक्शन में जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हो। और सेकंड पार्ट के साथ में कुछ हम और इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिनके एक्सप्लेनेशन हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, व्हिच वाज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स टू कम टू द टैबर्ड इन। आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। और ये क्वेश्चन जो है वो हमारा है जियोफ्री चौसर से रिलेटेड, उनकी मैग्नम ओपस वर्क द कैंटरबरी टेल से ये क्वेश्चन लिया गया है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वो पहला कौन सा ऐसा ग्रुप होता है पिलग्रिम्स का जो कि टैबर्ड इन में फर्स्ट आता है, फर्स्ट ग्रुप जो टैबर्ड इन में आने वाला, उसका नेम आपको बताना है। ऑप्शन ए है द फाइव गिल्ड्समैन, ऑप्शन बी द नाइट, द स्क्वायर एंड द ह्यूमन, ऑप्शन सी है द पर्नर एंड द समनर, ऑप्शन डी है द प्लोमैन एंड द पर्सन। तो सबसे पहला जो पिलग्रिम होता है, जो तीर्थयात्री होता है, वो कौन सा होता है जो कि टैबर्ड इन में प्रवेश करता है? आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नाइट, द स्क्वायर एंड ह्यूमन वाज द फर्स्ट पिलग्रिम्स हु केम टू टैबर्ड इन। टैबर्ड इन की बात हो रही है। टैबर्ड इन से आप बिल्कुल समझ जाइएगा कि यहाँ पे हम कैंटरबरी टेल्स की बात कर रहे हैं। और कैंटरबरी टेल्स देखिए, आप जियोफ्री चौसर के पढ़ रहे हो तो कैंटरबरी टेल्स ऐसा आपका पार्ट है, ऐसा आपका ये टॉपिक है जो कि आपके क्वेश्चंस यहाँ पे मस्ट होंगे। ठीक है, एग्जाम में आपका क्वेश्चन जो होगा वो यहाँ पे जरूर पूछा जाएगा आपका। तो इस जो बुक है, ये जो पोयम है कैंटरबरी टेल्स जियोफ्री चौसर की, इसको जरूर आप पढ़ के जाइएगा। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट्स है इस बुक से रिलेटेड, उसको भी आप जरूर पढ़िए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की। यूटोपिया की बात हो रही है जो कि थॉमस मोर का एक इंपॉर्टेंट वर्क है। यूटोपिया मीन्स होता है एक इमेजिनरी आइडियल प्लेस होता है, मीन्स जो काल्पनिक और बहुत ही आदर्श जो टाउन या आप उस कंट्री की बात करो या किसी स्थान की बात करो, वो यूटोपिया में काउंट होता है। और यूटोपिया में आपको बताना है कि यूटोपिया वाज फर्स्ट पब्लिश इन इंग्लिश इन द ईयर। आपको बताना है कि किस ईयर में यूटोपिया जो था वो फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था इंग्लिश लैंग्वेज में, कब पब्लिश हुआ था, इसका आंसर आपको देना है। और ऑप्शंस में आपको मेंशन कर दे रही हूँ यहाँ पे। ऑप्शन ए है 1551, ऑप्शन बी 1557, ऑप्शन सी 1571, ऑप्शन डी 1584। फ्रेंड्स, आप इन सब क्वेश्चन से बहुत बारी आप फेमिलियर हो और बहुत बारी ये क्वेश्चंस आपके जब आप प्रिपरेशन करते हो, ऑनलाइन वीडियो देखते हो, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत बारी मिलते हैं। लेकिन इनका सिर्फ एक मोटिव होता है कि आप अपनी प्रिपरेशन में उन छोटी छोटी बातों को भूलो मत, जो कि आप जो हायर लेवल या आप कह लो कि थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हो। बट ये जो इजी क्वेश्चंस हैं ये बहुत बारी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए इंक्लूडेड है इस वीडियो में। तो इस क्वेश्चन की तरफ दोस्तों चलते हैं हम और बात करेंगे आंसर की। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1551 ऐसा टाइम था जब यूटोपिया को इंग्लिश लैंग्वेज में, इस लैंग्वेज में फर्स्ट टाइम पब्लिश करा गया था इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, यहाँ पे आप सभी इसको ध्यान दीजिएगा। और अगर इस बुक की बात करें तो ये बुक जो थी यूटोपिया, ये एक इमेजिनरी कम्युनिटी या सोसाइटी को प्रेजेंट करता हुआ ये बुक है। और ये लिखा है थॉमस मोर ने, सर थॉमस मोर। तो आप इसका भी आंसर अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो कि सर थॉमस मोर ने वर्क लिखा है यूटोपिया, जो कि फर्स्ट पब्लिश कब हुआ था। अगर इसकी लैंग्वेज की बात करें तो ये जो पब्लिश हुआ है ये हुआ है 1516 में, लेकिन ये जो लिखा गया था वो ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया था। ठीक है, तो इसकी जो बात हो रही है, इसके पब्लिकेशन ईयर की बात हो रही है। और यूटोपिया का इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्जन आया वो 1551 में आया। फर्स्ट टाइम यूटोपिया पब्लिश हुआ है 1516 में बाय थॉमस मोर। ये थॉमस मोर ने ये वर्क एक फिक्शनल आइलैंड की बात की है, सोसाइटी की बात करी है, जिसको हम न्यू वर्ल्ड के नेम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। हु रोट द फेमस लाइन गॉड मेड द कंट्री and
मैन मेड द टाउन? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। ऑप्शंस में आपको बता दे रही हूँ यहाँ पे। ऑप्शन ए है विलियम ब्लेक, ऑप्शन बी विलियम कॉपर, ऑप्शन सी विलियम कॉलिंस, ऑप्शन डी है विलियम वर्ड्सवर्थ। तो करेक्ट आंसर बात हो रही है, सभी जो स्टार्ट हो रहे हैं आपके विलियम नेम से स्टार्ट हो रहे हैं, जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आपको इसका आंसर देना है कि किसने इस लाइन को बोला है, इस पोयम को किसने लिखा हुआ है। ठीक है, तो आंसर की तरफ जल्दी से हम चलते हैं। आंसर बी हमारा करेक्ट आंसर है। विलियम कॉपर was the man, was the poet who had written this poetry। और इस पोएट्री में एक जो टाउन और सिटी लाइफ की डिस्टिंक्शन को बताया गया है। मतलब एक तो आप कह लो कंट्री लाइफ, या आप कह लो कि जो एक गांव की लाइफ है और एक शहर की लाइफ के बीच में डिफरेंसेस क्या है, डिस्टिंक्शन क्या है, उसको ड्रॉ करने की कोशिश करी है इस राइटर ने, इस पोएम के राइटर ने, जिनका नेम है विलियम कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। हीरोइक कपलेट की बात हो रही है, क्वेश्चन में पढ़ दे रही हूँ यहाँ पे। द हीरोइक कपलेट वाज फर्स्ट यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन। जब हीरोइक कपलेट का फर्स्ट टाइम किस वर्क में यूज हुआ है? और ये जितने भी वर्क्स है फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक के आपके, ये सब किसके हैं? चौसर के। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से आंसर की तरफ चलते हैं। द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन इज द करेक्ट आंसर। और इस जो वर्क को लिखा है, ये लिखा है इसको चौसर ने। ठीक है, लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। अगर हम इस बुक की बात करें तो ये जो पोयम है ये चौसर ने लिखी हुई है, और ये सभी चौसर के वर्क है जितने भी हैं। और ये पोयम जो है ये 14th सेंचुरी में लिखी गई है, एक ड्रीम विजन है। ठीक है, एक ड्रीम विजन पोयम है जो कि चौसर के थ्रू लिखी गई है। ओके, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। राइम रॉयल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लिश पोएट्री बाय होम? आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर देना है फ्रेंड्स। राइम रॉयल जो एक पैटर्न है, स्टेंजाई पैटर्न है, आपको उसका आंसर देना है कि इसको इंग्लिश पोएट्री में किसने फर्स्ट टाइम यूज करा हुआ है। आंसर ऑप्शंस में आपको मेंशन कर दे रही हूँ। ऑप्शन है विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन बी किंग जेम्स फर्स्ट, ऑप्शन सी जोफ्री चौसर, ऑप्शन डी है सर वॉल्टर रेले। तो करेक्ट जो आंसर है इस क्वेश्चन को जल्दी से आप सभी मुझे फिर से मेंशन कर दीजिए, और मुझे बताइए आप कितने प्रिपेयर्ड हो अपने एग्जाम के लिए, या जो क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ वो आपको प्रिपेयर्ड है कि नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जल्दी आप सभी दीजिए। और चलिए इसकी बात कर लेते हैं आंसर की। तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, Geoffrey Chaucer was the poet who introduced rhyme royal into English poetry. Okay? अगर इसकी बात करें तो ये जो पोयम है इसका पैटर्न मैं आपको बता रही हूँ। आइम्बिक पेंटामीटर में ये पोयम लिखी जाती है, जो कि अगर राइम रॉयल यूज करते हैं तो राइम रॉयल यूजुअली आइम्बिक पेंटामीटर में होता है। इनकी राइमिंग स्कीम क्या होती है? मीटर में होता है। और राइमिंग पैटर्न की बात करें ए बी बी सी सी। ठीक है, ये हमारा होता है राइमिंग पैटर्न। जो भी पोएम्स राइम रॉयल में लिखी जाती है, मीन्स जो ओवरऑल जो लाइन होती है, यहाँ पे 7 लाइन्स का ये पोएम होता है। ठीक है, 7 लाइन्स एक स्टैंजा में होती है, जो कि राइम रॉयल जिसको हम बुलाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, और लास्ट की जो लाइन्स होती हैं 2, ये कपलेट होती है। ठीक है, ये कपलेट होंगी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लोरियाना इन दी फेरी क्वीन रिप्रेजेंट्स। देखिए फेरी क्वीन वर्क या पोयम की बात आ रही है, एक बहुत ही एपिक पोयम है एडमंड स्पेंसर की। अगर फेरी क्वीन की हम बात करें तो इसमें ग्लोरियाना का कैरेक्टराइजेशन है। आपको बताना है कि फेरी क्वीन में जो कैरेक्टर है ग्लोरियाना का, क्वीन का, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है। ऑप्शन ए है कैथोलिक चर्च को, ऑप्शन बी क्वीन एलिजाबेथ, ऑप्शन सी मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट, या ऑप्शन डी एन बोलेन। तो करेक्ट जो आंसर है क्वेश्चन का वो है हमारा ऑप्शन बी क्वीन एलिजाबेथ, क्योंकि उस टाइम पे ये पोयम लिखी गई है एलिजाबेथ नेरा में, क्वीन द फेरी क्वीन, जिसको लिखा है एडमंड स्पेंसर ने।
ठीक है। इस पोएम की अगर बात करें तो ये फर्स्ट टाइम जो पब्लिश हुई है 1590 में पब्लिश हुई है, ठीक है, विद 1 2 3 बुक्स। ओके, फर्स्ट 3 बुक्स जो थी 1590 में पब्लिश हुई हैं फेयरी क्वीन की। उसके बाद 1596 में ये 4 to 6 बुक पब्लिश हुई है, ठीक है। तो ये एक इनकम्प्लीट वर्क था। अगर हम एक एपिक पोएम को पढ़ते हैं, फेयरी क्वीन जो एक एपिक पोएम है एडमंड स्पेंसर का, तो इनकम्प्लीट है ये। बट जो इसका पब्लिकेशन फर्स्ट टाइम हुआ था 1590 में हुआ था, फर्स्ट टू 3 बुक्स। उसके बाद 1596 में 4 to 6 बुक इसके आए थे। और ये एक पोएम, एपिक पोएम है जिसमें लाइंस अप्रोक्सीमेटली 36,000 ओवर ये लाइंस है। और क्वीन एलिजाबेथ के बारे में ग्लोरियाना के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करा है। ग्लोरियाना का कैरेक्टर जो था वो क्वीन एलिजाबेथ से इंस्पायर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बेकन की बात कर रहे हैं। बेकन से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा, फ्रांसिस बेकन से रिलेटेड। न्यू एटलांटिस की बात हो रही है इनके इस वर्क में। तो बताया जा रहा है यहाँ पे, बेकन्स न्यू एटलांटिस इज मॉडल्ड ऑन। न्यू एटलांटिस जो वर्क है बेकन का, वो किस पे मॉडल्ड है, किस पे बेस्ड ऑन है, आपको इसका आंसर बताना है। न्यू एटलांटिस फ्रांसिस बेकन का एक नॉवेल है, ठीक है। फ्रांसिस बेकन ने एसेज बहुत लिखे हुए हैं, बट ये नॉवेल है इनका। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। तो आपको बताना है कि न्यू एटलांटिस जो है वो एक न्यू, यहाँ पे बताना है कि किस पे बेस्ड ऑन है, किसका मतलब न्यू एटलांटिस का जो मतलब है वो मॉडल क्या लिया गया है, इसको रिप्रेजेंट क्या करा है न्यू एटलांटिस में बेकन ने। ऑप्शन ये मॉडल लिया गया है जिस वर्क से, वो है द टेम्पेस्ट, या द यूटोपिया, या द नाइट स्क्वायर, या किंग स्क्वायर, या डिवाइन कॉमेडी। और न्यू एटलांटिस जिन्होंने भी पढ़ी होगी, न्यू एटलांटिस एक नेम से ही समझ में आ रहा है कि ये वर्क बेस्ड ऑन है थॉमस मोर की वर्क यूटोपिया पे। तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। ये एक इनकम्प्लीट वर्क है फ्रांसिस बेकन का, यूटोपियन नॉवेल है। मीन्स एक इमेजिनरी आइडियल प्लेस के बारे में, आइडियल आइलैंड या सोसाइटी को इसमें इम्प्लीमेंट करा गया है, इसमें एक तरीके से दर्शाया गया है इस वर्क में फ्रांसिस बेकन के। ओके, अगर इसके पब्लिकेशन ईयर की बात करें तो ये फ्रांसिस बेकन की डेथ के बाद 1626 में पब्लिश हुआ है, आफ्टर द डेथ ऑफ फ्रांसिस बेकन। ओके, ये नोट डाउन कर लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है अगर हम फ्रांसिस बेकन को पढ़ते हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन फ्रांसिस बेकन से जरूर पूछा जाता है आपका। नेक्स्ट वन वी हैव हियर, मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ। आपको बताना है मिल्टन की जो वर्क है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसको वैसे नेम बाद में दिया गया ऑन हिज ब्लाइंडनेस, बट इसका जो फुल टाइटल था, जो पहले ये पोएम जब मिल्टन ने लिखी तो ये पहले जो आई तो ये इसी नेम से आई थी, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट। ये था स्टार्टिंग का टाइटल, जो कि स्टार्टिंग की ओपनिंग लाइन है इस पोएम की। आपको बताना है कि मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज, यहाँ पे गैप है, डॉट डॉट है, इसको फिल करना है। दैट लेमेंट्स हिज लॉस ऑफ आईसाइट। इसमें मिल्टन ने एक बहुत ही पेनिट्रेटिंग वे में, एक डिसअपॉइंटिंग मूड में ये पोएम लिखी हुई है। और अपनी लॉस ऑफ आईसाइट के बारे में उन्होंने एक सॉन्ग को लिखा हुआ है, एक तरीके का विलाप करते हुए ये पोएम उन्होंने लिखी हुई है। अपनी आईसाइट की, जो उनकी दृष्टि थी उसके खो जाने पे, मीन्स उसको उनके अब कुछ दिखता नहीं था उनको, इस वजह से उन्होंने ये पोएम एक डिसअपॉइंटिंग मूड में लिखी हुई है। आपको बताना है कि ये पोएम किस सब जॉनर को बिलोंग करती है। दिस इज एन ओड, दिस इज एन एलेजी, दिस इज अ सोनेट, या दिस इज अ प्ले। प्ले की बात हो, पोएम की बात हो रही तो ऑब्वियसली ये हमारा ऑमिट हो जाएगा ये ऑप्शन, क्योंकि ये प्ले नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है हमारा। दिस पोएम इज अ सोनेट दैट वाज कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन, द ग्रेट एपिक पोएट, एंड उन्होंने ये पोएम लिखी व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइफ इज स्पेंट, जिसको बाद में टाइटल दिया गया मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस। और ये पब्लिश हुई है पोएम 1673 में। ओके, 1673 में इस पोएम का पब्लिकेशन हुआ है। नेक्स्ट नंबर की बात कर रहे हैं, द टेम्पेस्ट इज शेक्सपियर्स इज शेक्सपियरियन का, ये शेक्सपियर की बात करें तो ये क्या काउंट होता है? दिस इज अ शेक्सपियरियन रोमांस, दिस इज अ शेक्सपियरियन कॉमेडी, दिस इज अ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, और दिस इज अ
शेक्सपियरियन, हिस्टोरी प्ले या हिस्ट्री प्ले या हिस्टोरिकल प्लेस। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये एक रोमांटिक कॉमेडी प्ले है, कॉमिक प्ले है, ट्रेजिक कॉमिक प्ले है, जिसमें रोमांस दिखाया गया है मिरांडा और फर्डिनेंड का, जो इसके लीडिंग कैरेक्टर्स होते हैं। शेक्सपियर की अगर टेम्पेस्ट की बात करें तो शेक्सपियर ने इस प्ले को जो था, इसको अपने 1611 के आसपास लिखा हुआ है। ये राइटिंग ईयर की बात करें, रिटन इन द ईयर 1611, क्योंकि इससे पहले बाद 1616 में इनकी डेथ होती है और 1611 में ये अपनी लास्ट फेज ऑफ लिटरेरी करियर जो इनका था बात करते हैं। लास्ट फेज जो कि एक ग्लूमी डिसअपॉइंटिंग फेज था इनकी लाइफ का, उस टाइम पे इस पोयम को उन्होंने, इस प्ले को उन्होंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज सैमुअल पेपेस चिफली रिमेम्बर्ड फॉर। सैमुअल पेपेस की बात अगर हम आती है, कहीं भी हम पढ़ते हैं इनको, तो सबसे पहले हमारे माइंड में जो बात आती है, सैमुअल पेपे की किस लिए वो फेमस थे। सैमुअल पेपेस वाज फेमस फॉर विच थिंग, फिफ्थ थिंग। ऑप्शन ए ऑटोबायोग्राफी, ऑप्शन बी डायरीज, ऑप्शन सी ग्रेवयार्ड पोएट्री या ऑप्शन डी है सटायर। और बिना किसी झिझक के हम इन पे जरूर टिक करके आते हैं, आंसर इसको करेक्ट ही अटेम्प्ट करते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। शायद ये न्यू जो लर्नर्स होते हैं या जो न्यू एस्पिरेंट्स होते हैं, जो अभी जस्ट स्टार्ट किए होते हैं प्रिपरेशन, शायद वो गलत कर दे, बट मैक्सिमम मैं इसमें 99% श्योर हूँ कि इसको क्वेश्चन को जितने भी स्टूडेंट्स होते होंगे वो करेक्ट ही करके आते होंगे। तो यहाँ पे सैमुअल पेपे की बात हो रही है और वो डायरी, अपनी डायरीज के लिए फेमस थे। उन्होंने जो वर्क्स लिखे हुए थे, उनकी इम्पोर्टेंट बात हो रही है कि किस लिए उनकी डायरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इंग्लैंड की हिस्ट्री को, उन्होंने जो लिटरेचर को बताया है, लिटरेचर इन इंग्लैंड, उसकी हिस्ट्री को बताया हुआ है इंग्लैंड की, और एक इंफॉर्मेटिव वे में कोरोनेशन ऑफ किंग चार्ल्स सेकेंड, क्रूशियल जो इवेंट्स थे हिस्ट्री के, उसको आउटलाइन किया है अपनी डायरी में। और 17th सेंचुरी के इम्पोर्टेंट ये डायरीज थे, या बात कर लो आप इनकी कि ये एक तरीके के इंग्लिश डायरीज या एडमिनिस्ट्रेटर थे, नेवल एडमिनिस्ट्रेटर थे, जिन्होंने इंग्लिश हिस्ट्री को, इंग्लिश एक जो फॉर्मेशन था, किंगली फॉर्मेशन, या उसको डिपिक्ट करते हुए अपनी डायरीज को लिखा हुआ है। So friends, here we have the next question. The protagonist of Iliad's The Wasteland is. देखिए वेस्टलैंड हमारे इंग्लिश लिटरेचर का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से या इस बुक से, इस पोयम से। आप देखोगे कि आपको कहीं ना कहीं वेस्टलैंड को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको इस वीडियो में यही बताना है, इस क्वेश्चन में प्रोटैगनिस्ट की बात हो रही है, मींस हीरो प्रोटैगनिस्ट की बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। इलियड के वेस्टलैंड पोएम से कौन प्रोटैगनिस्ट है, इसका आंसर देना है। ऑप्शंस अवेलेबल है और बहुत लोगों ने दे दिया होगा आंसर। थारिसिस, मैडम सोसोस्ट्रीज एंड फिशर किंग या द पोएट। तो आंसर जो है वो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। थारिसिस वाज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ इलियड्स द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड पोएम की बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडर्न पोएम है, मॉडर्न बैरनेस पे बेस्ड ऑन है, डिसअपॉइंटमेंट पे बेस्ड ऑन है, और इस पोएम को एक आप तरीके से थोड़ी सी डिफिकल्ट पोएम भी काउंट करते हो, क्योंकि इसके जो यहाँ पे जिस पोएम को लिखते वक्त जो टी.एस. इलियट ने वर्ड्स या आप करो सेंटेंसेस, जो रेफरेंसेस का यूज करा है, मैथोलॉजिकल रेफरेंसेस या किसी बुक के रेफरेंस, किसी ऑथर के रेफरेंस को यूज करा हुआ है अपने पॉइंट को एक तरीके से जस्टिफाई करने के लिए, तो वो थोड़ा समझना कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए एक कॉम्प्लिकेटेड मॉडर्न पोएम काउंट होती है। 1922 में ये पब्लिश हुआ है, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इसके पब्लिकेशन ईयर की हम बात करें तो ये एक मॉडर्न बैरनेस पे बेस्ड ऑन पोएम है। नेक्स्ट, एंड हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इलियट इन द एसे। आपको बताना है किस क्रिटिकल एसे में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो ये था टर्म था, इसको किसमें उन्होंने यूज करा है, इंट्रोड्यूस करा है टी.एस. इलियट ने। उनके इंपॉर्टेंट क्रिटिकल वर्क्स की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन ए है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ऑप्शन बी हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, ऑप्शन सी द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म,
ऑप्शन डी द मेटाफिजिकल पोएट्स। तो जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी। हैमलेट्स एंड हिज प्रॉब्लम्स में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो टर्म है, इस टर्म को यूज करा हुआ है टीएस इलियट ने। और ये ऐसा इसको बताते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की अगर हम बात करते हैं तो ये सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सिचुएशंस या चेन्स ऑफ इवेंट्स होते हैं जो एक तरीके का किसी इमोशंस के लिए एक तरीके का फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, या एक तरीके के इमोशंस को क्रिएट करने के लिए जिस से सेट ऑफ ऑब्जेक्ट या सिचुएशन या इवेंट्स को एक तरीके से इम्बॉडी किया जाता है, एक तरीके से दर्शाया जाता है, वो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव होता है। तो यहाँ पे इस टर्म को जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा था टीएस इलियट ने और अपने वर्क में यूज करा है, जिसका नेम है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। ओके, हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। होरेस वॉलपोल कैसल ऑफ ओटरैंटो, ये कैसल ऑफ ओटरैंटो एक नॉवेल है होरेस वॉलपोल का। आपको इसका आंसर देना है कि ये किस कैटेगरी में काउंट होता है, मीन्स किस सब कैटेगरी में ये नॉवेल इनका आता है, कैसल ऑफ ओटरैंटो। ओके, तो करेक्ट जो ऑप्शन को मैं पहले पढ़ देती हूँ। ऑप्शन है इट इज अ पिकरेस्ट नॉवेल, और इट इज एन एपिस्टोलरी नॉवेल, अ गोथिक नॉवेल, या है एक रियलिस्टिक नॉवेल। तो कैसल ऑफ ओटरैंटो की बात हो रही है होरेस वॉलपोल की, तो ये एक जो है ये गोथिक नॉवेल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, कैसल ऑफ ओटरैंटो की अगर हम बात करते हैं तो ये नॉवेल जो था ये पब्लिश हुआ है 1764 में। और देखिए गोथिक नॉवेल की अगर हम बात करते हैं तो ये फर्स्ट गोथिक नॉवेल रिगार्ड करा जाता है इंग्लिश लिटरेचर में होरेस वॉलपोल का जो है कैसल ऑफ ओटरैंटो, जो कि एक ब्लड शेड एक हॉरर नॉवेल पे बेस्ड ऑन है, हॉरर सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड ऑन होते हैं जो कि गोथिक नॉवेल होते हैं। इसका डिस्कशन हम अपने सेपरेट वीडियो में करेंगे गोथिक नॉवेल से रिलेटेड, और कौन कौन से गोथिक नॉवेल लिखे गए हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ जेम्स जॉयसी अ पोर्ट्रेट ऑफ द artist as a young man? A portrait of the artist as a young man का प्रोटैगनिस्ट का नेम बताना है। ये जो वर्क है, ये जो नॉवेल है, ये है जेम्स जॉयसी का। तो आंसर इसका है ऑप्शन है स्टीफन डेडलर्स, ऑप्शन बी पॉल मोरेल, ऑप्शन सी लियोपोल्ड ब्लूम, ऑप्शन डी सिमोन डेडलर्स। तो करेक्ट जो आंसर है उसके बारे में हम बात करते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, स्टीफन डेडलर्स वाज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवेल ऑफ जेम्स जॉयसी अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट ऑफ अ यंग मैन। और ये जो नॉवेल था ये अगर पब्लिश हुआ है 1916 में पब्लिश हुआ है, मीन्स एक मॉडर्न नॉवेल है। तो स्टीफन डेडलस एक यंग जो लड़का है उसके बारे में इस नॉवेल में बात करी गई है जेम्स जॉयसी के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द राइटर ऑफ द होली सोनेट इज। होली सोनेट्स के जो राइटर हैं उनका नेम आपको बताना है। होली सोनेट्स ये किसका वर्क है, जॉन डन का है या जीएम हॉपकिंस का, ऑप्शन सी है विलियम ब्लेक का, या ऑप्शन डी है थॉमस ट्रेहर्न का। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। जॉन डन was the writer, was the poet of this holy sonnet। ये पोएम है, ये ध्यान दीजिएगा आप सभी। और ये जो पोएम जो है पब्लिश हुई है 1633 में। होली सॉनेट्स है तो सोनेट ये पोएम सोनेट सब कैटेगरी है इस पोएट्री की, तो ये सोनेट्स में है। नेक्स्ट वन वी हैव, एंड फ्रेंड्स हियर वी हैव डिस्कस इंपॉर्टेंट MCQs रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर एंड साथ ही साथ DSSB, KBS, NBS इन सभी LT ग्रेड के एग्जाम्स के बारे में। उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं अपने पर्टिकुलर पार्ट में, जो कि आज सेकंड पार्ट है प्रैक्टिस सेट का इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड। बने रहिए चैनल के साथ में। फर्स्ट पार्ट के लिए जरूर इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको और अदर वीडियोस मिलेंगे। इसके साथ साथ कम्युनिटी टैब पे चेक कर लीजिएगा, और साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना है वीडियो के एंड में इस वीडियो का, क्योंकि आपको वहां पे और अदर इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे अपने कंटेंट के रिगार्डिंग आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में जो हमारा होगा प्रैक्टिस सेट इसी सेम टॉपिक से रिलेटेड। तब तक बने रहिए चैनल के साथ में और एंजॉय करिए एंड ऑल्सो प्रिपेयर करिए जम के अपने एग्जाम की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।